हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल थंडर। आज हम पढ़ेंगे आपका जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आता है हमारा सिंगल एनफोर्समेंट सेक्शन में, उसके बारे में। तो प्रीवियस वीडियो जो था उसमें मैं आपको सिंगल एनफोर्समेंट सेक्शन में जो आपका न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड करते हैं, हमारा जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, डिटेल्स डेरिवेशन के साथ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड आपका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एक हमारा जो सिंगल एनफोर्समेंट सेक्शन होता है वो कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैरी कर सकता है, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में बोल चुका हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम के बारे में। तो सिंगल एनफोर्समेंट सेक्शन में कितने टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। एक होता है आपका एनालिसिस टाइप का एंड एक होता है आपका डिजाइन टाइप का। तो एनालिसिस टाइप में क्या होता है आपका, हमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है हमारा जो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है उसे फाइंड करने के लिए, एंड हमारा जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सब सेक्शन होता है उसे कैसे हम फाइंड करेंगे वो भी देखेंगे। एंड हमारा जो बैलेंस सेक्शन है उसका जो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड होता है वो कैसे हम फाइंड करेंगे उसके बारे में भी आज हम डिटेल्स में जानेंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो है आपका डिजाइन टाइप का। तो डिजाइन टाइप का प्रॉब्लम में आपका जो सेक्शन साइज होता है वो आपको दिया होता है, बट आपका जो एरिया ऑफ स्टील सेक्शन है उसे कैलकुलेट करना है। एंड आपका जो सेक्शन साइज एंड एरिया ऑफ स्टील सेक्शन बोथ आपको कैलकुलेट करने के लिए भी प्रॉब्लम में आ सकता है। तो हम पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे जानेंगे? तो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का मतलब एक लाइन और प्लेन होता है जहाँ पे आपका कंप्रेशन एंड टेंशन जो है वो कुछ भी नहीं होता है। तो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करने से पहले आप पहले जानिए यहाँ पे जो बीम है आपका, यहाँ पे आपका जो विड्थ है वो है 300 mm का, एंड आपका जो इफेक्टिव डेप्थ होता है यहाँ पर वो है 400 mm। एंड यहाँ पे मैं आपका M20 मतलब M20 ग्रेड का कंक्रीट मिक्स यूज़ किया हूँ। एंड यहाँ पे मैं Fe250 मतलब Fe250 ग्रेड का रेनफोर्समेंट बार है वो यूज किया हूँ। एंड यहाँ पे मैं 25 mm डायमीटर का 4 नंबर्स का स्टील रेनफोर्समेंट रॉड यूज़ किया हूँ। तो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के मतलब आपका जो डेप्थ होता है न्यूट्रल एक्सिस का उसके बारे में हमें जानना है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का मतलब क्या है? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का मतलब आपका ये है बीम का टॉप एज। यहाँ पे आपका टॉप एज से जो भी डिस्टेंस पर आपका न्यूट्रल एक्सिस रहता है उसे हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे। तो न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट क्या करना चाहिए, हमारा जो कंप्रेशन है और जो टेंशन है उसे हम कंपेयर करते हैं। तो कंप्रेशन जो है उसका फॉर्मूला है 0.36 FCK BXU। यहाँ पे जो FCK है वो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, एंड जो B है ब्रेथ है, एंड जो XU है वो हमारा है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सो इज इक्वल टू 0.87 FY। FY का मतलब यहाँ पे हमारा जो भी ग्रेड का स्टील हमारा बीम में यूज किया हुआ है, एंड जो AST है, AST का मतलब आपका एरिया ऑफ स्टील सेक्शन। तो 0.36 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ M20 इज इक्वल टू 20। सो यहाँ पे मैं 20 पुट कर दिया। एंड यहाँ पे जो आपका ब्रेथ है वो है 300, एंड जो आपका XU है उसे हमें निकालना है। एंड जो आपका 0.87 इंटू FY जो ग्रेड के स्टील हम यूज़ किए हैं यहाँ पे है 250, एंड जो AST है मतलब एरिया ऑफ स्टील सेक्शन। तो एरिया ऑफ स्टील सेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारा यहाँ पे 4 नंबर्स का रेनफोर्समेंट बार यूज हुआ है। सो 4 इंटू π/4 इंटू D स्क्वायर मतलब आपका जो डायमीटर है वो है 25, सो 25 स्क्वायर। सो इसे हमें मिल गए, आपका जो XU है वो है आपका 197.71 mm। सो आपका जो न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ है वो आपका बीम का टॉप एज से 197.71 mm डेप्थ में लाई करेगा। सो यहाँ पे हो गया आपका ये बीम का टॉप एज। तो बीम का यहाँ पे टॉप एज से सपोज आपका जो न्यूट्रल एक्सिस, नया न्यूट्रल एक्सिस आया, ये सपोज हो गया आपका 197.71 mm। आपका ये जो पार्ट है ये आपका हो गया XU मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो कि है आपका 197.71 mm। तो फिर हमारा कैलकुलेट करना है XU लिम। तो XU लिम मतलब आपका जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उससे कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो फार्मूला है 0.53D, ये कहाँ से आया? क्योंकि हम यहाँ पे Fe250 ग्रेड का स्टील बार जो है यूज़ किए हैं, तो इसलिए हमारा Fe250 के लिए यहाँ पर हमारा जो फार्मूला है वो आ गया 0.53D। 0.53 इंटू D मतलब यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ, आपका इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पे है 400 mm।
सो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 212 mm। जो न्यूट्रल एक्सिस था वो लेके आया था 197.71 mm पे। तो एक्सियल लिम मतलब आपका जो डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है, सो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं आपका जो एक्सियल लिम है वो 212 mm पर टॉप एड से लै किया हुआ है। सो फाइनली आपका आ गया एक्सियल इज लेस देन एक्सियल लिम, मतलब ये आ गया आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन। मतलब आपका जो एक्सियल लिम मतलब क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है ये आपका न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ से ज़्यादा है। देन नेक्स्ट हमारा आता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन। तो मैं यहाँ पे वही सेम सेक्शन लिया हूँ जो कि है आपका 300 mm उसका ब्रेथ है एंड आपका जो डेप्थ है वो है इफेक्टिव डेप्थ है वो है 400 mm। यहाँ पे भी मैं M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ किया हूँ एंड Fe250 ग्रेड का स्टील यूज़ किया हूँ। सो यहाँ पे मैं 4 नंबर्स का 25 mm का बार भी यहाँ पे लिया हूँ। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करें? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है, अगर हम कंप्रेशन साइड से कैलकुलेट करेंगे और टेंशन साइड से कैलकुलेट करेंगे, दोनों के लिए फॉर्मूला डिफरेंट है, पर आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। तो यहाँ पे मैं कंप्रेशन साइड से पहले कैलकुलेट किया हूँ। तो कंप्रेशन साइड के लिए कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है 0.36 FCKB XU इंटू D माइनस 0.42 XU। तो FC का हमारा हो गया 20, B हो गया 300, XU हो गया 197.71 एंड हमारा जो D है डेप्थ है वो है 400 माइनस 0.42 इंटू आपका जो XU आया था वो आया था 197.71। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया 135.35 किलो न्यूटन मीटर। सो हमारा जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है कंप्रेशन साइड से वो हो गया 135.35 किलो न्यूटन मीटर। तो आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो टेंशन साइड से कैलकुलेट करेंगे उसके लिए जो फार्मूला है वो है 0.87 FIAST D माइनस 0.42 XU। यहाँ पे जो D माइनस 0.42 XU लिखा हुआ है ये है आपका लीवर आर्म। ये लीवर आर्म कैसे भी कैलकुलेट हुआ उसका जो डेरिवेशन है मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको डिटेल्स में डिराइव कर चुका हूँ। आप आई बटन क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं। 0.87 FI हमारा यूज हुआ है जो स्टील ग्रेड है वो है 250 इंटू आपका जो एरिया ऑफ स्टील सेक्शन जो है वो है आपका 4 इंटू π/4 इंटू 25 स्क्वायर, क्योंकि हमारे यहाँ पे 25 डायमीटर का बार यूज हुआ है। तो हम डी में यहाँ पे 400 हमारा इफेक्टिव डेप्थ है माइनस 0.42 इंटू 197.71। सो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 135.36 किलो न्यूटन मीटर। सो आपका जो कंप्रेशन साइड से आप कैलकुलेट करते हो अगर टेंशन साइड से भी कैलकुलेट करते हो, दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे जो नेक्स्ट टाइप का आपका एनालिसिस है वो है एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर बालांस सेक्शन। तो एरिया ऑफ स्टील जो है हमारा वो बालांस सेक्शन के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया ऑफ स्टील मतलब आपका जो यहाँ पे आपका टेंशन साइड में जो आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो उसका जो टोटल एरिया है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? जो आपका सेक्शन है उसका जो ब्रेथ एंड इफेक्टिव डेप्थ है वो 400 mm है। यहाँ पे मैं M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ किया हूँ एंड Fe250 ग्रेड का स्टील यूज़ किया हूँ। तो AST रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन का जो फॉर्मूला है वो है AST इज इक्वल टू 0.414 इंटू FCK डिवाइडेड बाई FY इंटू एक्सिलिम इंटू B। सो 0.414 इंटू आपका FCK मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो यहाँ पे है 20, क्योंकि हम यहाँ पे M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ किए हैं, डिवाइडेड बाई FY मतलब आपका जो यहाँ पे स्टील ग्रेड है वो है 250 इंटू एक्सिलिम जो कि है हमारे 212 mm। एक्सिलिम हम कैसे पाए? एक्सिलिम का जो फॉर्मूला है यहाँ पे 250 ग्रेड हम स्टील यूज़ किए हैं, तो एक्सिलिम जो है हमारा 0.53 इंटू डी, तो 0.53 इंटू 400 इज इक्वल टू 212 mm। सो यहाँ से मैं ये 212 लाया इंटू ब्रेथ मतलब आपका जो है 400। सो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2808.576 mm स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपका स्टील सेक्शन है उसका जो एरिया है वो आ जाएगा 2808.576 mm स्क्वायर। तो हमारा एनालिसिस पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब हम डिजाइन पार्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो डिजाइन में आपका जो फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम आता है वो आता है आपका जो सेक्शन साइज है वो आपको दिया होगा एंड आपको जो AST है मतलब एरिया ऑफ स्टील सेक्शन है उसे कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, आपका जो लेफ्ट साइड है मैं यहाँ पे आपको स्टेप के बारे में डिटेल्स में लिख दिया हूँ एंड यहाँ पे मैं राइट साइड पे आपको उस स्टेप में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा जो RCC बीम है उसका जो ब्रेथ है वो है आपका 350 mm एंड उसका जो ओवरऑल डेप्थ है वो है आपका 750 mm। तो ये जो सेक्शन है आपका उसके ऊपर जो आपका लोड
पड़ रहा है वो है आपका 40 किलो न्यूटन पर मीटर का। एंड आपका जो इफेक्टिव स्पान है यहाँ पे वो है आपका 6 मीटर का। एंड आपका जो कवर है, इफेक्टिव कवर है, वो है आपका 50 mm का। एंड यहाँ पे हम M20 ग्रेड जो कंक्रीट है उसे यूज़ किए हैं एंड Fe415 ग्रेड का स्टील यूज़ किए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उस पर आपका ये लिखा है, आपका जो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट होता है उसे हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है उसे वर्किंग बेंडिंग मोमेंट से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे तो हमें वर्किंग बेंडिंग मोमेंट जो है उसे तो पता नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट आपका जो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट है उसे कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपका यहाँ पे जो DL है, मतलब आपका जो डेड लोड है, उसे फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैं 0.35 मतलब आपका जो ब्रेथ है उसे मैं मीटर पे कन्वर्ट किया हूँ। 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.75 जो कि आपका डेप्थ है इंटू 1 इंटू 25 मतलब आपका डेंसिटी ऑफ RCC। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 6.56 किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब आपका जो डेड लोड है वो आपका 6.56 किलो न्यूटन पर मीटर में लग रहा है। एंड आपका जो लाइव लोड है यहाँ पे आपको दे दिया है 40 किलो न्यूटन पर मीटर का। सो आपका लाइव लोड यहाँ पे मैं ले लिया 40 किलो न्यूटन पर मीटर। सो हमारा जो टोटल फैक्टर लोड है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 1.5, ये एक सेफ्टी फैक्टर है आपका, मल्टीप्लाइड बाय 6.56 जो कि आपका डेड लोड है प्लस 40 जो कि आपका लाइव लोड है। सो टोटल हमारा फैक्टर लोड जो है वो आ जाएगा आपका 69.84 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो आपका जो बेंडिंग मोमेंट है आपका मिड स्पान में लग रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे आपका WL² डिवाइड बाई 8 फार्मूला से, क्योंकि ये आपका एक सिंपल सपोर्टेड बीम है। तो हम कैलकुलेट करने से हमारा आंसर आ जाएगा 69.84 इंटू 6² मतलब जो आपका इफेक्टिव स्पान है डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 314.28 किलो न्यूटन मीटर। सो नेक्स्ट स्टेप हम कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, आपका जो MU लिम मतलब आपका जो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपका जो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो आपका स्टील का ग्रेड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सो यहाँ पे अगर आप Fe250 ग्रेड का स्टील यूज़ करेंगे तो आपका जो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो आएगा आपका 0.148 FCK/2। अगर आप Fe415 ग्रेड का स्टील यूज़ करेंगे तो आपका जो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो आएगा 0.138 FCK/2। अगर आप Fe500 ग्रेड का स्टील यूज़ करेंगे तो आपका MU आएगा 0.133 FCK/2। सो यहाँ पे आप यूज़ किए हैं Fe415 ग्रेड का स्टील। अगर आप Fe415 ग्रेड का स्टील यूज़ करते हैं तो आपका यहाँ पे आप फॉर्मूला देखिए 0.138 FCK/2। सो यहाँ पे मैं क्या किया, MU जो है आपका 0.138 FCK/2। सो मैं फार्मूला में पुट करने के बाद आपका जो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो आ गया हमारा 473.34 किलो न्यूटन मीटर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ लिया हूँ। इफेक्टिव डेप्थ लेने के वजह से मेरा जो ओवरऑल डेप्थ है 750 माइनस आपका जो इफेक्टिव कवर था 50 mm का उसे माइनस कर दिया हूँ। सो आपका जो इफेक्टिव डेप्थ है वो आ गया हमारा 700 mm का। तो मैं MU लिम कैलकुलेट करने के टाइम पे आपका जो इफेक्टिव डेप्थ है उसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अब हम स्टेप 3 में क्या करेंगे? तो स्टेप 3 में आपका अगर आपका जो BMU आया मतलब आपका जो बेंडिंग मोमेंट आया वो अगर आपका MU लिम मतलब आपका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उससे ज़्यादा आता है तो हम डबली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करेंगे। अगर आपका जो BMU है वो लेस देन MU लिम आता है तो हम सिंगल रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करेंगे। सो यहाँ पे देखिए हमारा जो बेंडिंग मोमेंट आया था वो आपका जो MU लिम निकला उससे कम आया। सो हम अब सिंगल अंडर रेनफोर्स सेक्शन में डिजाइन करेंगे। हम अब क्या करेंगे, आपका जो बेंडिंग मोमेंट आया था उसे हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से हमारा जो XU है मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो निकल के आ जाएगा। तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम कंप्रेशन साइड पे कैलकुलेट किए हैं जो कि है 0.36 FCK/XUB मल्टीप्लाइड बाय D माइनस 0.42 XU। D माइनस 0.42 XU मतलब यहाँ पे आपका लीवर आर्म जो है, लीवर आर्म क्या होता है, आपका जो कंप्रेशन एंड टेंशन में जो डिस्टेंस होता है उसे हम लीवर आर्म बोलते हैं। सो यहाँ पे देखिए आप BMU इज इक्वल टू 0.36 FCK/XUB मल्टीप्लाइड बाई D माइनस 0.42 XU। सो आपका कैलकुलेट करने से आपका XU जो है आपका जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो आ जाएगा 178.27 mm। सो अब हम AST मतलब एरिया ऑफ स्टील सेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया ऑफ स्टील सेक्शन कैलकुलेट करने के लिए
हमारे यहाँ पे जो कंप्रेशन का जो फॉर्मूला है 0.36 FCKB XU पता है, एंड जो टेंशन साइड में जो 0.87 FU AST पता है, तो इजीली हम AST भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो AST हमारा जो है वो आ जाएगा 1244.26 mm²। तो हम यही फार्मूला से AST को निकाल सकते हैं, और AST आपका जो 0.5 FCKBD डिवाइडेड बाई FY होल ब्रैकेट 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 4.6 BME, मतलब आपका जो बेंडिंग मोमेंट है डिवाइडेड बाय FCKBD² करके भी आपका जो AST है, एरिया ऑफ स्टील सेक्शन जो है, हम निकाल सकते हैं। तो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, आपका जो AST हम कैलकुलेट किए थे वो एक परमिसिबल लिमिट के अंदर आना चाहिए। तो अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। अब तो आपका जो AST मिनिमम यहाँ पे आएगा वो आपका ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन होना चाहिए 0.85 BD डिवाइडेड बाई FY से। सो आपका जो AST मिनिमम है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0.85 350 इंटू 700 डिवाइड बाई 415। सो आपका जो AST मिनिमम है वो ग्रेटर देन है आपका 501.80 mm से। आप जो AST कैलकुलेट किए वो आया आपका 1244.26 mm², पर आपका जो AST मिनिमम है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 501.80 mm² से। तो कितने मैक्सिमम AST हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो AST जो मैक्सिमम होता है वो आपका जो हम कैलकुलेट अब करेंगे, इन दोनों में से जो आपका मिनिमम रहेगा उसे हम AST मैक्सिमम की तरह यूज़ करेंगे। तो AST लिमिटेड मतलब आपका जो मैक्सिमम AST रहेगा 0.414 FCK डिवाइड बाई FY XU लिम B। सो आपका आंसर आ जाएगा 2346 mm², और 4% ऑफ ग्रॉस एरिया मतलब 0.04 BD, आपका D यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ। सो आपका वो आंसर आ जाएगा 10,500 mm²। सो इन दोनों में से आपका जो मिनिमम है वो है आपका 2346 mm²। सो आप 2346 mm² को मैक्सिमम ले सकते हैं। सो फाइनली आपका जो AST है, मतलब आपका जो एरिया ऑफ स्टील सेक्शन है, वो मिनिमम रह सकता है 501.80 mm² एंड मैक्सिमम रह सकता है आपका 2346 mm²। सो आपका जो AST कैलकुलेटेड था वो था तो 1244.26 mm²। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो बीम का क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे आपका ब्रेथ है 350 mm एंड आपका इफेक्टिव जो कवर था वो था 50 mm। सो अगर आप यहाँ पे 2 नंबर्स के बाहर लेते हो, यहाँ पे जो उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहता है वो होगा आपका 250 mm। अगर यहाँ पे आप 3 नंबर्स के बाहर भी लेते हो, उसमें जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगा वो हो जाएगा आपका 250 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 125 mm। 125 mm क्यों, देखिए यहाँ पे आप सपोज यहाँ पे 3 नंबर्स का बार लेते हो, तो 3 नंबर्स का बार लेने से यहाँ तक डिस्टेंस एंड यहाँ तक डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे। सो 3 बार लेने से आपका जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 125 mm। एंड अगर आप 4 बार्स लेते हो तो आपका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आ जाएगा आपका 83.33 mm। सो फाइनली यू कैन टेक 2 numbers 20 mm diameter और 2 numbers 25 diameter एंड 1 numbers 20 mm diameter बार, और ये दोनों नहीं लेने से आप ले सकते हो 4 numbers का 20 mm diameter बार। इसका अगर हम AST कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा हमारा 1256.63 mm²। सो आप कंफर्म 4 numbers 20 mm diameter को ले सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए, आपका ये है आपका ब्रेथ एंड यह है आपका डेप्थ। सो यहाँ पे मैं 4 नंबर्स का 20 mm डायमीटर का बार लिया हूँ। यहाँ पे आपका जो इफेक्टिव कवर है वो है आपका 50 mm का। तो सेकेंड टाइप का जो हमारा प्रॉब्लम आता है वो है हमारा आपका जो सेक्शन साइज एंड AST जो है वो हमें बोथ कैलकुलेट करना है। तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपका स्टेप दिया हूँ एंड राइट साइड पे मैं जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूँगा। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो है आपको एक सिंगल लेंथ फोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन डिजाइन करना है, जिसमें आपका जो बेंडिंग मोमेंट आता है, सर्विस बेंडिंग मोमेंट आता है, वो है आपका 300 kN/m। एंड यहाँ पे आप M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ किए हैं एंड AP415 का स्टील यूज़ किए हैं एंड आपका जो इफेक्टिव कवर है वो है आपका 50 mm का। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, कैलकुलेट फैक्टर और डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। तो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट जो है हमारा, यहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट जो सर्विस बेंडिंग मोमेंट है वो तो दिया हुआ है 300 kN/m। सो यहाँ पे हम सेफ्टी फैक्टर जो है 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 300 कर देंगे, तो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट है वो आ जाएगा 450 kN/m। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे,
आपको सूटेबल ब्रेथ डिवाइड बाई डेप्थ, मतलब आपको ब्रेथ एंड जो डेप्थ है उसका रेशियो लेना है। तो आप ब्रेथ एंड डेप्थ का जो रेशियो है वो 0.5 कंफर्टेबली ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पे अज्यूम किया आपका ब्रेथ एंड डेप्थ का जो रेशियो है यहाँ पे 0.5 है। तो स्टेप 3 में मैं क्या करता हूँ, आपका जो डी रिक्वायर्ड है बैलेंस सेक्शन के लिए मैं उसे कैलकुलेट करूँगा। तो कैसे कैलकुलेट करूँगा, आपका जो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट है उसे हम कंपेयर करना है आपका जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजिस्टेंस है उससे। तो आपका जो बेंडिंग मोमेंट है उसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर। 138 क्यों, आपको यहाँ पे हम Fe415 का स्टील का जो ग्रेड है उसे यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया बी एम इज इक्वल टू 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर। तो इसे कंपेयर करने से मेरा जो आंसर आता है वो आता है हमारा, जो हमारा इफेक्टिव डेप्थ है वो आता है हमारा 688.25 mm, मतलब 688.25 mm हमारा इफेक्टिव डेप्थ है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा स्टेप 4 में हम कैलकुलेट करेंगे आपको डी प्रोवाइड करना है, मतलब आपको जो इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइड करना है वो इस डेप्थ से ज़्यादा रहना चाहिए, उस अकॉर्डिंग हम बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टेप 4 में मैं क्या किया, आपका जो डेप्थ हमारा लिया यहाँ पे मैं 700 mm ले लिया, पर आपका जो कैलकुलेटेड डी था मतलब इफेक्टिव डेप्थ था वो तो 688.25 mm था, पर मैं यहाँ पे 700 mm ले लिया। तो आपका जो कैपिटल डी मतलब ओवरऑल डेप्थ जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं 700 प्लस 50 क्यों, आपका जो इफेक्टिव कवर है इसलिए हमारा जो टोटल डेप्थ है ओवरऑल डेप्थ है वो आ जाएगा 750 mm का। तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, आपका बी कैलकुलेट करूँगा। तो बी में कैसे कैलकुलेट करूँगा, यहाँ पे मैं आपको देखिए बी बाई डी का जो रेशियो लिया था यहाँ पे 0.5 लिया था। सो बी इज इक्वल टू 0.5 डी। सो हमारा आंसर आ जाएगा बी इज इक्वल टू 350 mm, मतलब आपका जो ब्रेथ है वो आपका है 350 mm का, एंड जो ओवरऑल डेप्थ है वो है आपका 750 mm का, एंड जो इफेक्टिव डेप्थ है वो है आपका 700 mm। तो नेक्स्ट हम स्टेप 5 में क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टेप 5 में हम AST मतलब एरिया ऑफ स्टील सेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया ऑफ स्टील सेक्शन जो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है यहाँ पे 0.5 एफ सी के बी डी डिवाइडेड बाई एफ वाई होल ब्रैकेटेड 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 4.6 बी एम ए, मतलब आपका जो बेंडिंग मोमेंट है डिवाइडेड बाई एफ सी के बी डी स्क्वायर। तो उसे कैलकुलेट करने से हमारा आ जाएगा आपका जो एरिया ऑफ स्टील सेक्शन है वो आ जाएगा 2186.20 mm स्क्वायर। सो नेक्स्ट हम स्टेप 6 में क्या कैलकुलेट करेंगे, आपका जो रिक्वायर्ड AST है वो होता है आपका 2186.20 mm स्क्वायर। पर ये जो AST है उसका मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने AST हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो AST मिनिमम है वो हो गया आपका 0.85 BD/FY। सो उसका आंसर आ गया 501.80 mm स्क्वायर। सो आपका जो मिनिमम AST हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो है आपका 501.80 mm स्क्वायर का, एंड आपका जो मैक्सिमम AST हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो है आपका इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, मिनिमम जो है आपको लेना है। तो AST हम जो मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे 0.414 FCK डिवाइडेड बाई FY एक्सिव लिम इंटू बी से। तो उसे कैलकुलेट करने से हमारा आ गया 2346.33 mm स्क्वायर। सो आपका एक्सिव लिम मतलब एक्सिव मैक्स मतलब आपका जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो कैसे कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करने के लिए आपका जो एक्सिव मास है आपका Fe250 ग्रेड का स्टील यूज़ किया है तो 0.53 डी, Fe415 के लिए 0.48 डी, एंड Fe500 के लिए 0.46 डी। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे Fe415 ग्रेड का स्टील यूज़ किया हूँ, सो इसलिए मैं यहाँ पे 0.48 इंटू आपका इफेक्टिव डेप्थ जो कि है 700 कैलकुलेट करने से आपका आंसर आ जाएगा 2346.33 mm स्क्वायर का। एंड यहाँ पे 4% ऑफ ग्रॉस एरिया हमें लेना है, तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हम AST मैक्सिमम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 4% जो ग्रॉस एरिया है वो आ गया आपका 10,500 mm स्क्वायर। सो आपका जो मैक्सिमम AST हम लेना है यहाँ पे 2346.33 mm स्क्वायर, एंड आपका जो AST कैलकुलेटेड हम किए थे वो था 2186.20 mm स्क्वायर। सो इसको हम AST लेते हैं, एंड यहाँ पे हम 4 नंबर्स का 25 mm डायवर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल द सिविल थंडर।